जय हिंद, नमस्कार। डायरेक्ट सेलिंग क्रैश कोर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक। टॉपिक का नाम है कि 2022 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को पुराने चश्मे से देखना भारी भूल होगी। टॉपिक स्टेप बाय स्टेप हम इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हैं। चूँकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री किसी भी देश के लिए एक बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म है और हमारा देश जिस कंडीशन से गुजर रहा है, इस कंडीशन के लिए तो हमारे लिए ये बिल्कुल बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। सो हम लोग एक एक करके इस चीज़ को देखते हैं। पहला हम ये बताना चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो हमारे यहाँ बहुत दिन से चल रही है, लेकिन इसको एक नया पहचान मिला जब 2016 में भारत सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन बनाया। गाइडलाइन एक तरह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए चार दीवारी था, एक मर्यादा फिक्स कर दिया गया। और आप जानते ही हैं कि कोई भी इंडस्ट्री जब तब बेहतर काम करती है या तब बहुत बेहतर ग्रोथ करती है जब आम आदमी के हित की रक्षा या सुरक्षा हो जाती है। और आम आदमी के हित की रक्षा सरकार के बिना कानून आए हुए इसको सुनिश्चित कर पाना थोड़ा सा कठिन होता है। और जब आम आदमी में विश्वास और भरोसा किसी भी इंडस्ट्री के प्रति होता है तो फिर वो इंडस्ट्री बड़ा तेज़ गति से ग्रोथ करता है। सो यही चमत्कार हुआ गाइडलाइन आने के बाद। हमारे यहाँ के जो बहुत सारे बड़े बड़े अचीवर हैं या जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों ने मिलकर इस पर बहुत बड़ा संघर्ष किया और उसी का परिणाम रहा कि 2016 में हम लोगों के बीच ये गाइडलाइन आया। गाइडलाइन आने के बाद लोगों में ये समझ आ गई कि इस इंडस्ट्री को सरकार ने प्रमाणित कर दिया। मतलब व्यवसाय के इस तरीके को, व्यवसाय के इस मॉड्यूल को भारत में मंजूरी दे दी गई। हालांकि और सब देश में ये प्रारूप, बिजनेस का प्रारूप बहुत दिनों से चलता चला आ रहा था, बट हमारे यहाँ कोई शायद इस पर पहल नहीं हुआ या थोड़ा कहिए संकट काल आया, जिस संकट काल में इस इंडस्ट्री पर तरह तरह के सवाल पैदा किए गए और थोड़ा सा लोगों के साथ भी कहीं ना कहीं धोखाधड़ी हुआ, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सो तमाम परिस्थितियों के बीच खुशखबरी ये आई कि गाइडलाइन आया और गाइडलाइन आया तो लोगों में विश्वास भरोसा पैदा हुआ। हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि इसका असर क्या पड़ा आम लोगों पर। जैसे ही गाइडलाइन आया, लोगों में विश्वास भरोसा पैदा हुआ तो कुछ यूनिवर्सिटियाँ चल के सामने आई। इसमें सुलनी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी है जिसने डायरेक्ट सेलिंग पर पीजी डिप्लोमा कोर्स डिज़ाइन किया 1 साल का, और उसका पहला बैच अभी जस्ट इसी वर्ष आने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा क्रांति आया इस इंडस्ट्री में कि शिक्षा के क्षेत्र में, चूँकि जैसे ही बिजनेस के इस मॉड्यूल को सरकार का मंजूरी मिला, सरकार बिजनेस के इस मॉड्यूल को एक तरीके से लीगल कर दी गाइडलाइन आने के बाद, तो फिर इससे जुड़ा शिक्षा भी शुरू होना चाहिए और इसी में इनका पहला कदम था। हालांकि अब जैसे जैसे थोड़ा सा और इम्प्रूव हुआ है तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी इस तैयारी में है और मैं भी 1-2 यूनिवर्सिटी के टच में हूँ और वो यूनिवर्सिटी भी शायद बहुत जल्दी इस पर कुछ कोर्स डिज़ाइन करके सामने आए, बट जब तक आ नहीं जाए तब तक उसके बारे में बातचीत करना उचित नहीं होगा। सो ये बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आया, बहुत बड़ा क्रांति लेके आया, लोगों के सोच में, लोगों के बिलीव लेवल को काफ़ी ऊपर किया। और जैसे ही गाइडलाइन आया तो फिक्की और केपीएमजी जो कि रिटेल सेल के ऊपर पूरे इंडस्ट्री के टर्नओवर का, व्यापार का लेखा जोखा कलेक्ट करती है और इसको जारी करती है, तो फिक्की और केपीएमजी ने जैसे ही गाइडलाइन आया, हिंदुस्तान में इसके प्रति लोगों का उत्साह, विश्वास, उमंग बढ़ा। इंडस्ट्री में लोग ज़्यादा संख्या में आने लगे, पूरे खुल के आशंका से बाहर निकल के लोग इस इंडस्ट्री को अपनाने लगे, इसमें काम करने लगे। तो उसने फोरकास्ट किया कि 2025 तक ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की हो जाएगी और अब तक जो आदमी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उसके अलावा 1,80,00,000 नए लोग 2025 तक इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगे, इस इंडस्ट्री में आएंगे। ये इन्होंने पिछले कुछ डाटा के आधार पर और सरकार के गाइडलाइन के बाद जो इंडस्ट्री में ग्रोथ हुआ उसको देखते हुए इन्होंने
फोरकास्ट किया। लगभग सभी लोग इसकी जानकारी रखते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में क्या रहा और किस आधार पर फिक्की और केपीएमजी ने ये भविष्यवाणी की कि 2025 तक ये 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी। तो 2010 से एक आंकड़ा है कि 4,000 करोड़ का ये इंडस्ट्री रहा है हिंदुस्तान में, 2012 में 6,000 करोड़ का इंडस्ट्री, और 2014 में 7,700 करोड़ का टर्नओवर हुआ, 2016 में ये 8,500 करोड़ का टर्नओवर किया, और 2018 में ये 10,000 करोड़ का टर्नओवर करने वाली इंडस्ट्री बनी, और 2019 में ये 18,000 करोड़ का टर्नओवर की। और इसी ग्रोथ के आधार पर फिक्की और केपीएमजी ने ये संभावना व्यक्त किया कि 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी। हालांकि ये हमको लगता है कि शायद इससे ज़्यादा ग्रोथ होगा। हालांकि कुछ भी पहले बोलना उचित नहीं है, लेकिन मेरा जो रीडिंग है, मेरा जो अनुमान है और मैंने जो कैलकुलेशन किया है, उस कैलकुलेशन के आधार पर ये कहीं 64,500 करोड़ पीछे रह जाएगी और ग्रोथ हिंदुस्तान में इसका आगे निकल जाएगा। सो देखते हैं विश्व में डायरेक्ट सेलिंग की क्या स्थिति है। एक बार हम लोग वर्ल्ड वाइड यदि देखें तो भारत का स्थान 11वां 12वां के आसपास है, और भारत में 2019 का ये आंकड़ा है आपके पास। इंडिया में 18,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ, ताइवान में 30,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ, फ्रांस में 40,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ, मैक्सिको में 45,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ, मलेशिया जैसे छोटे देश में 50,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ, ब्राज़ील में ये 75,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ 2019 में, और जापान में 1,20,000 करोड़ का टर्नओवर, जर्मनी में 1,30,000 करोड़ का टर्नओवर, कोरिया ने 1,35,000 करोड़ का टर्नओवर किया, चाइना ने 1,80,000 करोड़ का टर्नओवर किया, और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने ये 2,65,000 करोड़ का टर्नओवर करने वाली सरताज कंट्री है। मतलब सिरमौर है इस इंडस्ट्री की कहा जाए तो। और जैसा हम लोग जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री शुरुआत ही वहीं से हुआ और वहीं से पूरे दुनिया में ये धीरे धीरे करके फैला। तो ये है हमारा पूरा वर्ल्ड वाइड क्या हालात है, उस पर थोड़ा सा जानकारी। एक ऑर्गेनाइजेशन है WFDA, आप उसके वेबसाइट पर खुद विजिट कर सकते हैं, और वहाँ से ये रिटेल सेल का हर साल का डाटा कलेक्ट करती है और फिर पब्लिक डोमेन में इसको रिलीज करती है। तो थोड़ा सा हम 2020 का डाटा आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि क्या हालात है पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में क्या हालात है। और चूँकि हमारा विषय है कि 2022 वो वर्ष होगा जिस वर्ष में यदि पुराने चश्मे से हम लोग डायरेक्ट सेल को देखें तो बहुत बड़ा नुकसान हमको झेलना पड़ेगा, या समझिए एक बहुत बड़े अवसर को हम लोग चूक जाएंगे। तो 2020 में जो WFDA का आंकड़ा रहा वर्ल्ड वाइड, उसको आप देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में पूरे दुनिया के टर्नओवर का 20% टर्नओवर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में हुआ। चाइना में 13% टर्नओवर हुआ पूरे दुनिया के टर्नओवर का। कोरिया में 10%, जर्मनी में 10%, जापान में 9%, ब्राज़ील में 5%, मलेशिया में 3%, मैक्सिको में 3%, और फ्रांस में भी 3%, और ताइवान में 2% हुआ। और इतने बड़े पॉपुलेशन वाले कंट्री हिंदुस्तान में इस टॉप 10 कंट्री में से में नहीं है, और ये अदर जो 22% है उसी 22% में हिंदुस्तान का नंबर आता है। सो ये 2020 का डाटा था। यदि कंट्री वाइज देखें तो ये डायरेक्ट सेल का 2019 का टोटल टर्नओवर 1,80,479 US मिलियन डॉलर रहा। ये 2019 का डाटा है। यदि इसको हम गौर से देखें तो भारत 2019 में ये 2,477 मिलियन डॉलर का कारोबार की, और इसके 3 साल का जो CAGR रिपोर्ट रहा, ये एनुअल ग्रोथ रेट ये 12.1% रहा, और 1 साल का यदि देखा जाए तो 16.3% इसका ग्रोथ रेट रहा। अमेरिका की बात करें तो ये 35,210 मिलियन डॉलर का इन्होंने कारोबार किया अमेरिका में, और इनका CAGR रिपोर्ट थोड़ा सा माइनस में रहा, इसलिए कि कोरोना का प्रभाव शायद इस इंडस्ट्री पर वहाँ बहुत ज़्यादा पड़ा। ये हालात हमारा 2019 का है वर्ल्ड वाइड। 2020 का जो 2021 में डाटा पब्लिश हुआ जो आपके सामने है WFDA का, इसमें यूनाइटेड स्टेट तमाम परिस्थितियों के बीच कोरोना के बावजूद हम इस इंडस्ट्री का ताकत दिखाना चाहते हैं आपको। 22% पूरे दुनिया के कारोबार में 22% हिस्सेदारी अमेरिका का रहा,
चाइना का 13 से 11 पर आया, चूँकि कोरोना का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। जर्मनी 10, कोरिया 10, जापान 9, ब्राज़ील 5, मलेशिया 4, मैक्सिको 3, फ्रांस 3 और ताइवान 2%, अदर 22% और भारत उसी अदर 22% में है। ये टोटल 2020 का आंकड़ा है जो WFDSA के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यदि थोड़ा सा वर्ल्ड वाइड देखा जाए 2020 का, तो थोड़ा सा गिरा है वर्ल्ड वाइड टर्नओवर। 1,79,300 मिलियन US$ का कारोबार हुआ, थोड़ा सा डाउन हुआ चूँकि वर्ल्ड वाइड कोरोना से पूरा दुनिया जूझ रहा था। यदि यहाँ इंडिया को देखें तो इंडिया ग्रोथ की है, जैसा मैं यहाँ आपको दिखाया कि $2,477 मिलियन का कारोबार हुआ 19 में, और 20 में ये $3,019 मिलियन का कारोबार हिंदुस्तान में हुआ। और CAGR रिपोर्ट की बात करें तो 28.3% रहा एक साल का CAGR रिपोर्ट, मतलब 2020 का, और 3 साल का CAGR यदि देखें तो 17.6% रहा। ये हिंदुस्तान का है। यदि अमेरिका का देखेंगे तो नीचे हाईलाइट किया हुआ है, $40,100 मिलियन का कारोबार अमेरिका ने किया, और इसका CAGR रिपोर्ट 13.9% एक साल का है, और 3 साल का 4.7% CAGR रिपोर्ट है। मतलब ये है कारोबार। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ आपको कि हिंदुस्तान से लगभग 12-13 गुना कारोबार अमेरिका में हुआ, जबकि अमेरिका का पॉपुलेशन मात्र 33.5 करोड़ के आसपास है और हमारा 139-40 करोड़ के आसपास है। हम लगभग 4 गुना 5 गुना पॉपुलेशन में उससे आगे हैं, बट इस व्यापार में हम पीछे हैं। इसके पीछे यदि थोड़ा सा कारण तलाश किया जाए तो 1979 में ही ये इंडस्ट्री अमेरिका में लीगल हो गई थी। वहाँ के सरकार के द्वारा जो हमारे यहाँ 2016 में गाइडलाइन आया, वो चीज़ वहाँ 1979 में ही हो गया था। सो वहाँ ये इंडस्ट्री लगभग 42 साल पुरानी हो चुकी है लीगल हुए, और हमारे यहाँ ये इंडस्ट्री 4-5 साल की इंडस्ट्री है अभी। तो समझिए हम अभी बचपना अवस्था से गुजर रहे हैं, और शुरुआत में जैसा कि हर कंट्री में होता है, कोई नया चीज़ आता है, नए तरीके से चलता है। लोग जब तक कानून नहीं बनता है, लोग अपने अपने तरीके से चलाते हैं। लोग जब अपने अपने तरीके से चलाते हैं तो कहीं ना कहीं आम आदमी के बीच कुछ न कुछ इधर उधर होता है। लोग ठगी करते हैं, धोखा करते हैं, या लोगों के पास जानकारी नहीं है तो फिर उस जानकारी के अभाव में लोग मनमानी कर लेते हैं, और इस तरीके से धीरे धीरे इंडस्ट्री एक बुरे दौर से गुजरती है। और फिर जब सरकार का नज़र उस पर पड़ता है और सरकार जब उस पर कोई कानून बनाती है, कोई व्यवस्था बनता है, तो आम लोगों के हितों की रक्षा होती है, ग्राहकों के हितों की रक्षा होती है। फिर ग्राहक निश्चिंत होते हैं, विश्वास उनके अंदर पैदा होता है। और कोई भी इंडस्ट्री यदि दुनिया में ग्रो करेगी, स्थापित होगी, चलेगी, तो आम आदमी के ताकत से ही चलेगी। कोई भी बीच के लोग या ऊपर के लोग एक सीमा तक तो उसको चला सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री जब काफ़ी बड़े तौर पर देखेंगे तो जब तक आम आदमी के हितों की रक्षा नहीं हो, आम आदमी के अंदर विश्वास और भरोसा पैदा नहीं हो, और आम आदमी के अंदर विश्वास और भरोसा तभी पैदा होगा जब इंडस्ट्री के लिए कोई कानून होगा, कोई गाइडलाइन होगा। सो ये हमारा हालात है। मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान इतने बड़े देश में अभी हम लोग 4-5 साल के बच्चे हैं इस इंडस्ट्री में, और 40-42 साल पुराने जब हम होंगे तो आगे आने वाले समय में हम बहुत आगे होंगे। थोड़ा सा मैं भी वो आंकड़ा आपके साथ प्रस्तुत करता हूँ। जो CAGR रिपोर्ट 2020 का रहा, उस 2020 के CAGR रिपोर्ट के आधार पर हमने कुछ होमवर्क किया। होमवर्क करके एक हिंदुस्तान और अमेरिका का तुलना हमने किया कि वो ये इंडस्ट्री जो अमेरिका में 42 साल पुरानी हो चुकी है, लीगल हुए 42 साल हो चुका है, वहाँ का जो टर्नओवर है वो हमसे 13 गुना है, जबकि 4 गुना 5 गुना पॉपुलेशन में वो हमसे कम है। फिर हम कहाँ जा सकते हैं? लीगल हो गया, अब खुल के कारोबार होगा, और आगे अभी कानून भी आ चुका है, तो लोगों में विश्वास बढ़ा है। कंज्यूमर हमारे यहाँ लगभग 140 करोड़ लोग, सारे लोग कंज्यूमर हैं। जन्म से ही लोग बच्चे भी के उपयोग के सामान के लिए बाज़ार पर निर्भर हो जाते हैं हम लोग।
तो पॉपुलेशन है तो यूजर है, सारे लोग ग्राहक हैं, सारे लोग कंज्यूमर हैं, कस्टमर हैं। तो एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि कौन सा वैसा वो साल होगा जिस साल में हम अमेरिका को पीछे छोड़ेंगे। क्योंकि अमेरिका को पीछे इसलिए छोड़ेंगे कि उसका पॉपुलेशन एक साइज में है और हमारा पॉपुलेशन उससे बहुत बड़ा है, और सारे लोग हमारे यहाँ उपभोक्ता है, वहाँ भी उपभोक्ता है। हाँ, अंतर सिर्फ इतना है कि वहाँ इंडस्ट्री लीगल हुए 40-42 साल हो गया है और हमारे यहाँ लीगल हुए 5-6 साल हुआ है। तो हम एक देखते हैं कि ग्रोथ रेट, जो विश्वास पैदा हुआ है डायरेक्ट सेलिंग पर गाइडलाइन आने के बाद, जो विश्वास पैदा हुआ है लोगों में और जो CAGR आगे बढ़ा है, जैसा मैंने कहा कि CAGR इंडिया का जो 17.6% रहा 2020 में, मेरा मानना है कि ये एकदम कोरोना काल के मध्य से गुजरा हुआ वर्ष था। पूरा दुनिया इससे जूझ रही थी और शायद हम कहें तो फार्मा कंपनी को छोड़ के, फार्मा सेक्टर को छोड़ के और बाकी कोई ऐसा सेक्टर नहीं होगा जिसका 17.6% CAGR रिपोर्ट होगा। और ये है डायरेक्ट सेलिंग की ताकत, ये है इस इंडस्ट्री का पावर। थोड़ा सा उत्साह में मैंने इसको एक कैलकुलेशन पर डाला, तो दोनों के CAGR रिपोर्ट के आधार पर जब दोनों को फार्मूला पर डाल के एक्सेल पर मैंने इसको चेक किया, तो 2042 वो साल होगा जिस साल में हम पूरे दुनिया में नंबर 1 होंगे डायरेक्ट सेलिंग में कारोबार करने के मामले में। और हो सकता है कि लोगों के मन में सवाल पैदा हो, लेकिन मैंने डाटा दिखाया 2010 में कितना हुआ, 12 में कितना हुआ, 16 में कितना हुआ, 18 में कितना हुआ और 19 में कितना हुआ, और 2025 में क्या फिक्की और KPMG का रिपोर्ट दिखा रहा है। और फिक्की और KPMG ऐसे कोई रिसर्च या रिपोर्ट जारी नहीं करती है, काफ़ी समझिए जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन है और वर्ल्ड वाइड जानी जाती है आंकड़ों के लिए। ये पॉपुलेशन के आधार पर, संभावना के आधार पर, लीगलिटी के आधार पर हमें विश्वास है कि आगे आने वाले 2042 में दुनिया में हम नंबर 1 होंगे डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में कारोबार करने में। और जब हम नंबर 1 होंगे तो फिर हमारा हाल क्या होगा, हमारे यहाँ काम करने वाले लोगों का लाइफ स्टाइल क्या होगा, हमारे यहाँ काम करने वाले लोगों का इनकम लेवल क्या होगा। हालांकि कई बार जब सही बातचीत की जाती है तो डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के लोग जब कोई आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं, कुछ कैलकुलेशन सामने रखते हैं, डाटा सामने रखते हैं जो कि तथ्यों पर आधारित होता है, बिल्कुल मूल्यांकन करके काफ़ी बारीकी के साथ उसको रखा जाता है, तो लोगों में एक सवाल पैदा होता है और लोगों में एक धारणा बन जाती है कि डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के लोग थोड़ा ज़्यादा मतलब हवा मारते हैं। देखिए, भविष्य जो देख पाते हैं, भविष्य को जो समझ पाते हैं, या कैलकुलेशन के आधार पर जो भविष्य को निकाल पाते हैं, भविष्य का गणना कर पाते हैं, वही लोग आने वाले समय में अवसर का लाभ उठा पाते हैं। और ज़्यादातर लोग, 100 में 99% लोग क्या होता है कि जहाँ भीड़ है वहाँ इकट्ठा होते हैं, जहाँ भीड़ है वहाँ जाते हैं, और भीड़ वहाँ होता है जो प्रसिद्ध हो जाता है, जो चल चुका होता है। तो भीड़ होगा तो कंपटीशन ज़्यादा होगा, कंपटीशन होगा तो फिर उस पर या तो डिग्री का एक पैरामीटर फिक्स किया जाएगा, या पूंजी का पैरामीटर फिक्स होगा, या फिर अनुभव का पैरामीटर फिक्स होगा, और फिर वहाँ संघर्ष बहुत ज़्यादा होगा आगे बढ़ने में। भविष्य में क्या है कि यदि आपने कैलकुलेशन के आधार पर भविष्य को देखा, किसी विजनरी आदमी के संपर्क में गया, कुछ कैलकुलेशन किया, और इसको देखा जा सकता है बैक पिछले भूतकाल के आधार पर, भूतकाल के टर्नओवर के आधार पर आप प्रेजेंट में खड़ा होके उसी कैलकुलेशन के आधार पर भविष्य को आप फोरकास्ट कर सकते हैं, भविष्य को आप निकाल सकते हैं, गणना कर सकते हैं। हाँ, एग्रीगेट नहीं होगा, बट ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल मिथ होगा, बिल्कुल गलत होगा, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। वो एग्रीगेट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि यदि सही तुलना किया जाए पीछे से 5-10 साल का, और CAGR रिपोर्ट पर टोटल सही तरीके से गणना किया जाए, तो हमारे समझ से 5-10% का फर्क जरूर पड़ सकता है। परिस्थिति कौन सा कब आएगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन ग्रोथ रेट यदि आप देखेंगे, उस पर गणना करेंगे तो आप परफेक्ट निकाल सकते हैं। और वही परफेक्ट गणना आपके पास है कि 2042 में हम पूरे दुनिया में नंबर 1 होंगे डायरेक्ट सेलिंग में कारोबार करने वाले। और ये होगा इसलिए कि 2010 में जो टर्नओवर हुआ उसमें हम आप थे नहीं थे फिर भी हुआ, 12 में जो टर्नओवर हुआ हम आप नहीं थे फिर भी हुआ, 16 में जो टर्नओवर हुआ, 18 में जो हुआ, 19 में जो हुआ, हम करेंगे तो भी होगा, हम नहीं करेंगे तो भी होगा। इसलिए कि सरकार का गाइडलाइन आया, लोगों में विश्वास हुआ, आम लोगों के, ग्राहकों के हित की सुरक्षा के लिए कानून बन गया,
तो ये ग्रोथ जो हुआ है ये हुआ है और उसी के आधार पर ये ग्रोथ भी होगा। अब दो तरह के लोग होंगे, एक तरह के लोग होंगे जो इस ग्रोथ को होते हुए देखेंगे और एक तरह के लोग वो होंगे जो इस ग्रोथ में हिस्सेदारी बनाएंगे, अपना काम करेंगे और इस टर्नओवर में अपना टर्नओवर भी कुछ बनाएंगे। जिंदगी उन्हीं लोगों का बदलेगा। जब 2042 में हालात ये होगा तो हिंदुस्तान के लोगों का क्या इनकम लेवल, लाइफ स्टाइल होगा, मैं थोड़ा सा एक डाटा और आपके साथ थोड़ा सा साझा करने का प्रयास कर रहा हूं। हालांकि आप चाहेंगे तो इस डाटा को आप देख सकते हैं। 100 अर्नर, टॉप 100 अर्नर इन नेटवर्क मार्केटिंग आप गूगल पर सर्च करेंगे, गूगल पर से ही सर्च करके मैं आपके सामने ये डाटा लाया हूं। ये 2042 में जब हम नंबर 1 होंगे तो मैं आपको ले जाना चाहता हूं 2042 में कि हिंदुस्तान के एक आदमी का जो अभी डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में है या 2 साल 3 साल के अंदर, ये जो अभी गोल्डन पीरियड निकल रहा है ना डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का, इसमें आगे आने वाले 2 साल 3 साल में भी जो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने वाले लोग हैं उन लोगों का इनकम लेवल क्या होगा 2042 में। चूंकि 2042 में, और ये होगा इसलिए कि पॉपुलेशन में हम आगे हैं, वो पॉपुलेशन में कम है, तो ये होना ही होना है। तो आगे आने वाले समय में जब हम नंबर 1 होंगे तो हमारे यहाँ के एक लोगों का, एक लीडर का क्या इनकम होगा, थोड़ा सा हम एक बार अंदाजा लगाते हैं। ये 100 टॉप अर्नर में जो पहला निकल के आया है ये इगोर अल्बर्ट का है। ये 1 महीने का डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री से, जहां 42 साल पुरानी हो चुकी है इंडस्ट्री, लीगल हुए, उस देश के एक लीडर का मैं इनकम 1 महीने का दिखा रहा हूं, 16,49,85,700 इंडियन रुपीज। ये मैंने उस दिन निकाला जिस दिन 75 रुपये के आसपास डॉलर का रेट था। आज लगभग 74 रुपया 50 पैसे के आसपास डॉलर का रेट है। तो ये डॉलर में है, आप इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये कंडीशन है 33.5 करोड़ वाले पॉपुलेशन वाले देश के एक लीडर का, जहां 42 साल पुरानी इंडस्ट्री हो चुकी है। और मैं बात कर रहा हूं कि 2042 में जब दुनिया में हम पॉपुलेशन के आधार पर नंबर 2 हैं, बाजार हम दुनिया के सबसे बड़े बाजार हैं, हमारे यहाँ अभी भी बर्थ कंट्रोल पर कोई कानून नहीं आया है, तो उपभोक्ता और बढ़ेंगे। और ऐसे परिस्थिति में जब हम पहुंचेंगे 2042 में तो फिर हमारे यहाँ के लीडर का क्या इनकम होगा, अभी जो काम कर रहे हैं उनका क्या होगा, और साल 2 साल 3 साल में जो लोग नए आने वाले हैं अभी इस इंडस्ट्री में, जैसा फिक्की और केपीएमजी का रिपोर्ट है कि 1,80,00,000 नए लोग 2025 तक इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगे। तो ऐसे परिस्थिति में क्या होगा, एक कल्पना करके देखना है, एक बिलीव लेवल आपके अंदर का बढ़ेगा। और 1 साल की बात करें इनका तो लगभग 197,98,28,400 इंडियन करेंसी, मतलब नियर अबाउट 200 करोड़ का इनकम ये पहले आदमी का है इंडस्ट्री में। अभी करंट आप भी गूगल पर सर्च करेंगे तो निकालेंगे। 9वें नंबर का मैं लाया इसलिए कि ज़्यादा डाटा स्क्रीन पर दिखता नहीं, और ये आप भी देख सकते हैं, मैं सिर्फ उदाहरण के लिए आपके पास लाया हूं। तो ये 9वें नंबर में जो हैं ये एगर ग्रुप करके है ये आईडी, और इनके 1 साल का टोटल इनकम 4,49,96,100 इंडियन करेंसी है। ये पावर है। और यदि मैं बात करूं कि पॉपुलेशन में लगभग 4 गुना हम हैं उससे, और जब हम 2042 में पहुंचेंगे तो यदि वहां के एक आदमी साल का 200 करोड़ रुपया कमा रहे हैं तो पॉपुलेशन के हिसाब से, यदि मार्केट के हिसाब से हम लोग बात करें, टर्नओवर के हिसाब से बात करें, हाँ ये बैठे बैठे नहीं होगा, काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तभी जा सकते हैं। लेकिन बहुत जगह ऐसा है जहां काम करेंगे आप, संघर्ष करेंगे, संभावना कम है। मैं यहां ये बताना चाहता हूं कि जगह बिल्कुल खाली है। पूरे दुनिया के कारोबार में 2% हिस्सेदारी भी हिंदुस्तान का नहीं है, और पॉपुलेशन में हम और बाजार के मामले में हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े बाजार हैं। और संभावना इसलिए बनती है कि सरकार का कानून बन गया है। कानून बन गया है तो अब आम उपभोक्ता, ग्राहक के हित की रक्षा होगी। अब आम आदमी फ्री होगा तो बिलीव लेवल जगेगा, और बिलीव लेवल जगेगा तो कोई भी इंडस्ट्री ग्रोथ करती है आम आदमी की ताकत से। तो आम आदमी सुरक्षित है, उनके अंदर बिलीव है, तो इंडस्ट्री ग्रो करेगी, और ग्रो करेगी। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि 200 करोड़ यदि 1 साल का इनकम 33.5 करोड़ पॉपुलेशन वाले कंट्री का है
और हम उससे 4 गुना बड़ा पॉपुलेशन वाले कंट्री हैं, तो हमारे यहाँ संभावना 2042 में लगभग 800 करोड़ सालाना कमाने का हो सकता है। संभावना मैं बता रहा हूं, हो सकता है नहीं, हमारे समझ से बहुत ज़्यादा जोर मैं इस पर नहीं देना चाहता हूं, लेकिन ये मैं एक स्कोप दिखाना चाहता हूं, मैं एक भविष्य दिखाना चाहता हूं कि ये ताकत है इस इंडस्ट्री का। और मैं तो मतलब पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि ये होगा। सो ये इंडस्ट्री का पावर है, मैं ये बताना चाहता हूं। और ये सारा चीज जो मैं दिखाया ये गाइडलाइन के बाद का परिवर्तन है। और अभी 20 जुलाई 2020 को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नया लागू हो गया। इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो पुराने वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था, उसमें ग्राहक कंज्यूमर प्रोटेक्शन मतलब ग्राहकों के सुरक्षा के लिए, ग्राहकों के हित के रक्षा के लिए जो कानून था, उसमें उस जमाने में डायरेक्ट सेलर नहीं हुआ करते थे। तो कस्टमर जो परंपरागत व्यवसाय था उसमें जो एक खरीदार दुकान पर जाके सामान खरीदता है, उसके हित को रखते हुए वो कानून बनाया गया था। उस समय तक डायरेक्ट सेलर कंज्यूमर के प्रजाति का जन्म नहीं हुआ था, सरल शब्द में कहा जाए तो उस समय में डायरेक्ट सेलर नहीं हुआ करता था, इसलिए कि डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री नहीं थी। अब जब डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री आई और उसमें खरीदार का एक प्रकार डायरेक्ट सेलर भी बना, तो इस एक्ट के अंदर डायरेक्ट सेलर के परिभाषा को परिभाषित किया गया और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डायरेक्ट सेलर को भी उसके अधिकार की सुरक्षा के लिए जगह दिया गया, तो कंज्यूमर सुरक्षित हो गया। इसके बाद अभी जो सबसे बड़ा समझिए न्यूज है, वो 28 दिसंबर 2021 को भारत सरकार ने रूल बनाया। इस रूल में आम आदमी और ज़्यादा सुरक्षित हो गया। एक तो जो कंपनी है उसको एक दायरे में ले आई, पिरामिड पर रोक लग गया, मनी सर्कुलेशन पर रोक लग गया, सारा डाटा सरकार 90 दिन के अंदर वापस सभी कंपनियों से मांगी है। तो ये तो हो गया कि कंपनी एक दायरे में आ गई, कानून के दायरे में आ गई, और अब कंपनी कोई ऐसा काम नहीं कर सकती है। चूंकि डायरेक्ट सेल ज़्यादातर बदनामी के दौर से इसलिए गुजरा कि बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे सोशल मीडिया पर, आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा लगातार मैसेज आता रहता है, लोगों को दिग्भ्रमित करते रहते हैं और लोगों के मन में एक अविश्वास पैदा करते हैं। बराबर मैं देखता रहता हूं कि कुछ लोग लिखते हैं कि आ जाइए मेरे साथ, करना कुछ नहीं है, बैठे बैठे घर में इनकम आएगा, तो ये होगा, साल भर में पैसा दुगुना हो जाएगा, करना कुछ नहीं है, ऑटो मोड में टीम बनेगा, न खरीदने की बात, न किसी को ज्वाइनिंग करने की बात, रातों रात अमीर होने की बात। तो ये एक भ्रम पैदा किया और लोगों में विश्वास को कम किया। अब ये रूल आ जाने से, कानून आ जाने से उस पर बिल्कुल बैन लग गया। और दूसरा कि इसमें काम करने वाले जो डायरेक्ट सेलर हैं, डायरेक्ट सेलर के लिए भी इसमें एक मर्यादा फिक्स कर दिया गया कि आप बिना आई कार्ड के नहीं निकलेंगे, आप बिना अपॉइंटमेंट के किसी के यहाँ प्लान अथवा प्रोडक्ट लेके आप नहीं जाएंगे। इसके अलावा आप भ्रामक प्रलोभन नहीं पैदा करेंगे, भ्रामक तरीके से अपने प्लान और प्रोडक्ट को आप प्रेजेंट नहीं करेंगे। तो ये सारा कुछ एक दायरा सीमित कर दिया गया। तो अब ब्रेक लगा जो इसके कार्यकर्ता फील्ड में जाके काम करते थे लोगों को कन्विंस करने के आप प्रोडक्ट बेचने का, उनके ऊपर भी एक तरीके से कानूनी लगाम लगा। तो अब आम लोग के साथ ठगी धोखा कम होगा, तो बिलीव लेवल और बढ़ेगा। मैं जो ये बताया ये सिर्फ 2016 के आधार पर आपको बताया कि फिक्की और केपीएमजी का ये रिपोर्ट है। उसके बाद जो इस इंडस्ट्री में जो क्रांति आया, जो ग्रोथ आया, CAGR रिपोर्ट 17.6% के दर से जो ग्रोथ किया, कोरोना काल के बाद की बात मैं कर रहा हूं, जहां पूरा लॉकडाउन से गुजरा है, पूरा लगभग पूरा साल, उस बुरे दौर में भी हमारे यहाँ का लगभग ये टर्नओवर रहा। और 42 साल पुरानी जो जहाँ इंडस्ट्री हो चुकी है, वहाँ के एक लोगों का मैंने इनकम आपको दिखाया। तो संभावना बहुत है। ये 2016 के बाद का है। 2021 के लास्ट में जो ये कानून आया, इसके बाद क्या होगा इसका आप कल्पना खुद कर सकते हैं। 2016 के बाद जो भी डाटा इससे पहले मैंने दिखाया
वो 2016 के गाइडलाइन के प्रभाव की वजह से है। अब ये 2022 शुरू हुआ, 2021 के एकदम 28 दिसंबर को एकदम अंतिम समय में ये रूलिंग आया। रूलिंग के आने के बाद जो एक मर्यादा बनाया गया, एक कानून बनाया गया जो प्रेजेंट करेंगे डायरेक्ट सेलर उनके लिए और जो कंपनी काम कर रही है उनके लिए, तो आम लोगों के हितों की और ज़्यादा सुरक्षा हुई और ज़्यादा रक्षा हुई। तो आप समझ सकते हैं कि इसके बाद इस इंडस्ट्री का कौन सा दौर हिंदुस्तान में चलने वाला है 2022 में। इसीलिए मैंने शीर्षक में लिखा कि 2022 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को पुराने चश्मे से देखना भारी भूल होगी। बहुत बड़ा अवसर खो सकता है इंसान यदि उस चश्मे से देखे। थोड़ा सा मैं बात करूं कि और क्या है संभावना हमारे यहाँ, क्यों पुराने चश्मे से नहीं देखें, तो थोड़ा सा कुछ मैं बातचीत और शेयर करना चाहता हूं। देखिए, किसी चीज़ के संभावना के बारे में यदि बात किया जाए तो संभावना कहाँ होता है? संभावना वहाँ होता है जहाँ समस्या है। जितना बड़ा समस्या होगा संभावना उतना ही बड़ा होगा। बिना समस्या को हटाए संभावना हो ही नहीं सकता है। समस्या को हटाने से ही संभावना पैदा होता है, यानी हर समस्या के पीछे एक संभावना छुपी होती है। तो मैं कुछ हिंदुस्तान के समस्या के बारे में बताना चाहता हूं आपको कि यदि इस समस्या का निजात डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ही पास है तो निश्चित है कि आगे आने वाले समय में ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी और इसमें काम करने वाले लोगों का लाइफ स्टाइल और इनकम लेवल क्या होगा ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। भारत में इस समय जो बेरोजगारी है वो 54% के आसपास बेरोजगारी का दर है और सरकार के पास कोई उपाय नहीं है इन लोगों को रोजगार देने का। जो हमारे यहाँ लोगों का इनकम लेवल है, उस इनकम लेवल के आधार पर हिंदुस्तान का हालात ऐसा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बामुश्किल अपना परिवार जीवन यापन कर सकते हैं, तो ऐसे लोग बिजनेस भी नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इनके लिए संभावना क्या है कि यहाँ कोई डिग्री नहीं मांगा जाता है, यहाँ कोई अनुभव की आवश्यकता नहीं है, यहाँ कोई पूंजी नहीं लगता है। सो यहाँ अकेले स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, एक टीम बना के टीम के रूप में लोग स्ट्रगल करते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों के सफलता के लिए बहुत सारे लोगों का सहयोग मिलता है, एजुकेशन भी सहयोग से मिल जाता है। तो 54% लोग बेरोजगार हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, इस इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा अवसर है कि हम इनको वो अपॉर्चुनिटी जो दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिल सकती है। जैसा हम लोग जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पीढ़ियों के लिए इनकम देती है, मतलब जनरेशन इनकम देती है। जैसा मैंने दिखाया आपको टॉप 10 लोगों का जो इनकम लेवल है अमेरिका में, आप गौर से देखेंगे, मेरे कुछ रिश्तेदार वहाँ रहते हैं, तो अमेरिका में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लगभग दूसरे और कहीं कहीं तीसरे पीढ़ी में चला गया है। मतलब दादाजी ने कोड लगाया था, दादाजी चले गए तो उनके लड़के को फिर से कोड नहीं लगाना पड़ा, नॉमिनी में वो था तो उसी जगह पर सेट हो गया और पूरा जो उन्होंने नेटवर्क बनाया था वो नेटवर्क जो किसी दिन दादाजी के लिए काम करता था वो अब पिताजी के लिए काम करने लगा। और 42 साल पुरानी इंडस्ट्री है, लीगल हुए, ऐसे तो काम कर रही है 60 65 70 साल से। तो पिताजी भी चले गए और उनके नॉमिनी में उनके पुत्र थे और नॉमिनी के नाम से कोड ट्रांसफर हो गया। एज इट इज नेटवर्क है, पहला जनरेशन इनकम लिया, दूसरा जनरेशन इनकम लिया और तीसरा जनरेशन इनकम लिया। ये चीज़ दुनिया के किसी दूसरे इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलता है। और ये संभावना हमारे यहाँ बताता है कि यदि ये लोग हमारे रॉ मटेरियल हैं, ये 54% बेरोजगार लोग जो है ना, ये हमारे साथ आएंगे इसलिए कि एक तो सरकार के पास कोई उपाय नहीं है, लोगों के पास पूंजी नहीं है, लोगों के यहाँ पर कोई डिग्री का आधार नहीं है और आगे आने वाले समय में जो ग्रोथ रेट बता रहा है, जो बिलीव लेवल पैदा हुआ है इस कानून के आने के बाद, तो फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह है और खाली जगह है और भरने वाले लोग हैं, 54% लोग हैं जिनके पास कोई जगह नहीं है। तो ये सारे लोग हमारे तरफ आएंगे। जरूरत है सही तरीके से लोगों को बताने की और एक अच्छे कंपनी को ज्वाइन करके प्रोडक्ट बेस लीगल प्रोडक्ट लीगल कीमत पर, सही कीमत पर, सही क्वालिटी का प्रोडक्ट वाले प्लान के साथ यदि हम लोग इस 54% लोगों के पास जाएं और अपॉर्चुनिटी दिखाएं डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का, कानून का प्रभाव अदर देश में क्या हो रहा है ये दिखाएं, तो ये एक बहुत बड़ा अवसर इन लोगों के लिए है और ये हमारे साथ आ सकते हैं। यदि मैं थोड़ा सा बात करूं कि हिंदुस्तान में क्या संभावना है, कैसे कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान में बड़ा व्यापार हो सकता है, तो ज़्यादातर डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री कंपनी
दो चीज का कारोबार करती है। एक तो एफएमसीजी पर काम करती है, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड है, जो घरेलू सामान है, जो खाने पीने में उपयोग में लाया जाता है, उस पर काम करती है। और दूसरा जो काम करती है वो सप्लीमेंट पर काम करती है। सप्लीमेंट पर इसलिए काम करती है कि लोग 2 ही 3 वजह से बीमार पड़ते हैं, और सूक्ष्म पोषक तत्वों का लंबे समय तक यदि अभाव हो जाए तो फिर लोग धीरे धीरे बीमारी के चंगुल में आ जाते हैं। और डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से लोगों को बीमार पड़ने से बचाया जा सकता है सप्लीमेंट के आधार पर। तो बहुत बड़ा कारोबार डायरेक्ट सेल में सप्लीमेंट का होता है। यदि हम थोड़ा सा गूगल पर सर्च किए हैं, आप भी कर सकते हैं कि एफएमसीजी का 2020 में हिंदुस्तान में कितना टर्नओवर रहा, तो ये स्क्रीनशॉट है गूगल का, आप भी देख सकते हैं। 2020 में एफएमसीजी का कारोबार हिंदुस्तान में 110 बिलियन यूएस डॉलर रहा है। चूंकि मैंने कहा कि 139-40 करोड़ वाले पॉपुलेशन में हैं हम लोग, बहुत बड़ा कंट्री है, कंज्यूमर का साइज, बाजार का साइज पूरे दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा बाजार है हम। तो यहां एफएमसीजी का कारोबार 110 बिलियन यूएस डॉलर हुआ है 2020 में। और इसी में नीचे लिखा हुआ है कि 2025 तक ये मार्केट 220 बिलियन यूएस डॉलर का हो जाएगा। मतलब 2025 में ये कारोबार दुगुना हो जाएगा। जितना टर्नओवर 20 में हुआ है, 25 में उससे दुगुना हो जाएगा। यदि हम इसको थोड़ा सा इंडियन करेंसी में चेंज करते हैं, तो हम आपके पास इंडियन करेंसी में चेंज करके लाए हैं, स्क्रीनशॉट आपके पास है, आप भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ दिखाना चाहता हूं कि पुराने चश्मे से आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मत देखिए। अवसर बड़ा तेजी से गुजरता जा रहा है, ये गोल्डन पीरियड है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। आप हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तो आप सौभाग्यशाली हैं, खुल के काम कीजिए। यदि आप नहीं हैं तो आपका आमंत्रण है, आप आइए। दुनिया में जहां 2% सक्सेस रेट है, 1% सक्सेस रेट है, वहां लोग 20-20 साल अपना एफर्ट लगाते हैं, लाखों रुपया पूंजी लगा के आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जहां सक्सेस रेट बिल्कुल 1.5, 2 ऐसा सक्सेस रेट है। और यहां तो अभी शुरुआत है संभावना का। तो ये जो हमने निकाल के लाया है आपके पास, ये डाटा इंडियन करेंसी में बदलने के बाद आपके सामने है। 83 खरब 94 अरब 37 करोड़ 50 लाख का ये टर्नओवर इंडियन करेंसी में हुआ है। यदि इसका एफएमसीजी इसका आधा किया जाए, चूंकि डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में आधा पैसा बंटता है। अब यहां एक सवाल पैदा होगा कि यहां आपने कारोबार दिखाया और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक बिजनेस वॉल्यूम होता है, टैक्सेशन और ट्रांसपोर्टिंग को छांट के 50% के आसपास, उसका 50% अपने प्लान के आधार पर कंपनी बांटती है। तो ये जो मैं डाटा दिखा रहा हूं, ये कंपनी का जो रिटर्न फाइल होता है साल में, उसका मैं टर्नओवर दिखा रहा हूं। और ये 50% भी ही होता है, क्योंकि वहां भी 50% नीचे के लोगों में बंटता है। तो कंपनी अपना टर्नओवर, अपना सेल दिखाती है, जिस रेट में सेल करती है वो रेट। तो मैंने वहां से 50% यदि इसका किया तो ये 50% जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से होता, तो ये 50% आम खरीदारों के बीच बंटता। तो बंटता तो कितना बंटता, एक बाजार के साइज को यदि आप देखेंगे तो लगभग बंटता यहां 41 खरब 97 अरब 18 करोड़ 75 लाख बंट जाता। आम लोगों के बीच ये पैसा चला जाता, जो अभी गिने चुने लोगों के पास जाता है। ये मैं सिर्फ एफएमसीजी का दिखाया, 110 बिलियन यूएस डॉलर का आंकड़ा 2020 का। इसके अलावा यदि आप देखेंगे तो WFDSA के आंकड़ा के अनुसार आप भी चेक कर सकते हैं, बहुत सारा सेगमेंट है एफएमसीजी के अलावा जो इस इंडस्ट्री के द्वारा, इस इंडस्ट्री के माध्यम से बेचा जाता है। और जिसमें सबसे बड़ा आपको दिख रहा होगा पिलर, ये वेलनेस का है। यदि वेलनेस को इस इंडस्ट्री के साथ अभी के टर्नओवर में जोड़ दिया जाए तो ये सीधा लगभग हमको लगता है कि 90 खरब 100 खरब के आसपास ये टर्नओवर हो जाएगा। यदि भारत के जीडीपी की बात करें तो 2.62 लाख करोड़ यूएस डॉलर का भारत का जीडीपी है। यदि इस जीडीपी का आप इंडियन करेंसी में करें, बदलें, और उसमें 40 करोड़ लोग हिंदुस्तान में यदि अभी के समय में रोजगार के तलाश में है, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, उससे इसको यदि आप भागा दे के देखें तो आपको लगेगा कि इन 40 करोड़ लोगों के बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है इस जीडीपी को यदि डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में डाल दिया जाए। अब सवाल पैदा होता है कि डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में ये क्यों जाएगा। ये सेवा और सर्विस मतलब सकल घरेलू उत्पाद है। एक साल में जो भारत में जो टर्नओवर किया गया है, व्यापार किया गया है, वो 2.62 लाख करोड़ यूएस डॉलर है। अब सवाल पैदा होता है कि ये टोटल डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में कैसे आ सकती है। ये तो असंभव है। मैं कहता हूं जब रेलवे प्राइवेट सेक्टर में आ सकती है, जब बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर में आ सकती है, जब बड़ा बड़ा सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में आ सकता है, तो ये
डायरेक्ट सेल में क्यों नहीं आ सकता? इसलिए कि यहां से प्रॉपर टैक्स भी जाएगा, सरकार भी मजबूत होगी, और आगे आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कोई सरकार आए और उसको लगे कि ये जो टर्नओवर हो रहा है इसमें से जो प्रॉपर टैक्स है वो नहीं आता है, तो ये हो सकता है। मैं ये सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का पावर क्या है हमारे देश के हालात के अनुसार। हमारे देश के हालात के अनुसार हमारे पास इतना पावर है कि हम अपने देश के संपूर्ण समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ये हमारा जीडीपी के आधार पर मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूं। आप थोड़ा सा आप भी अपना होमवर्क करेंगे। भारत में डायरेक्ट सेलिंग का संभावना बहुत क्यों है? तो हमारे यहां सबसे ज्यादा बीमार लोग हैं। यदि WHO के आप आंकड़ा को देखेंगे तो 55 करोड़ लोग किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं हिंदुस्तान में, और इसका वजह 3 होता है। मेनली आदमी बीमार होने का 3 कारण है, एक चिंतन, एक भोजन और एक रहन सहन। चिंतन क्या है? जो हम विचार करते हैं, मतलब जो विचार आता है वो हमारे अंदर में भावना को जगाता है, और वो भावना इमोशन हमारे अंदर एक हार्मोन रिलीज करता है, और बार बार यदि हम एक तरह के विचार से एक ही हार्मोन को रिलीज करते हैं भावना के आधार पर, तो वो शरीर पर बहुत बुरा इफेक्ट डालता है। यदि छोटा सा मैं आपको उदाहरण दूं तो हमारा दिमाग संचार तंत्र का कंट्रोलर है, और वहीं से कंट्रोल होकर हार्मोन्स हमारे शरीर में परिस्थिति के इमोशन के आधार पर रिलीज होता है। हमारा जो वो भाग है उसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, और ये हाइपोथैलेमस हमारे विचार से जो भावना बनता है और उस भावना के आधार पर जो हमारे अंदर वो हार्मोन बनता है उसको रिलीज करता है, उसको कंट्रोल करता है, और पूरे शरीर के संचार तंत्र को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस जब स्ट्रेस मतलब तनाव झेलता है आदमी, या गुस्से में आता है, दुख में आता है, तो क्या होता है कि हाइपोथैलेमस से स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, हमारे लीवर से ज़्यादा ग्लूकोज निकलता है शरीर को मेंटेन करने के लिए। इस तरह के से धीरे धीरे हमारा लीवर कमज़ोर हो जाता है, पेट कमज़ोर हो जाता है, और फिर वो हार्मोन हमारे शरीर पर एक अलग तरह का प्रभाव डालता है, थकान महसूस कराता है, हतोत्साह महसूस कराता है, मतलब 40 साल में आदमी 60 साल का दिखने लगता है। ये उस हार्मोन का परिणाम है। लेकिन यही हाइपोथैलेमस यदि पॉजिटिव सोच किया जाए, मैनेजमेंट किया जाए, जो हमारे हाथ में है उसको हम बदल सकते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है वो हम नहीं बदल सकते हैं। उसके लिए तनाव नहीं लिया जाए, टेंशन नहीं लिया जाए, सकारात्मक सोच यदि पैदा किया जाए, तो ये हाइपोथैलेमस एंडोर्फिन नाम की हार्मोन रिलीज करती है शरीर में, जिससे 60 साल का आदमी 40 साल 50 साल का दिखता है। शरीर फिट एंड फाइन रहता है, इनर्जेटिक रहता है। और यही वजह है कि ऐसे लोग जो सकारात्मक सोच रखते हैं, ऐसे लोग 18-18 घंटा 16-16 घंटा काम करेंगे, 20-20 घंटा काम करेंगे, और थके हुए कभी महसूस नहीं होगा आपको। आप हमेशा तरोताजा देखेंगे। और ये मैं इसलिए यहाँ इतना बात कर रहा हूँ कि चिंतन को बदला जाता है डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में। बिहेवियर मैनेजमेंट, लोगों के अपने भावना पर, इमोशन पर कंट्रोल, पॉजिटिव थिंकिंग का स्पेशल ट्रेनिंग होता है। यहाँ आते लोगों का विचार बदल जाता है, व्यवहार बदल जाता है, सोच बदल जाता है, जो एक्चुअल चीज है वो पकड़ते हैं, तो चिंतन सुधर जाता है। और चिंतन सुधर जाता है तो यदि आप इसके डीप में जाएंगे तो जितना हार्मोन हम गलत चिंतन से गलत हार्मोन पैदा करके अपने शरीर में डालते हैं, हम अपने उम्र को 10-20 साल तो सिर्फ चिंतन से कम कर देते हैं। और यदि एक आदमी डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में आए तो उसका सब चीज ठीक होने के साथ साथ 10-20 साल का एक्स्ट्रा लाइफ जीने के लिए मिलेगा, और वो भी स्वस्थ लाइफ मिलेगा। सो चिंतन यहां आके सुधर जाता है, मैं ये बताना चाहता हूं। भोजन तो बिल्कुल सुधर जाता है, इसलिए कि डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में कंपनी टू कस्टमर डायरेक्ट प्रोडक्ट है, लेखा जोखा के साथ है, तो बीच में कोई मिलावट और नकली घुसने का चांस ही नहीं है। जितना जो खरीदेगा उतना ही पक्का बिल से वो बेच सकता है। जैसे स्टॉक खत्म, सेल खत्म। रहन सहन का भी यहाँ सिखाया जाता है कि कैसे रहना है, 5-6 हज़ार कदम चलना है, 250 सीढ़ी चढ़ना है, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है, तो ये सारा चीज़ डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में सिखाया जाता है। सो 55 करोड़ लोग किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं, और डायरेक्ट सेल के पास इसका बिल्कुल बेहतर समाधान है, तो ये हो सकता है। WHO का रिपोर्ट कहता है हर 10 में से 1 शुगर से ग्रसित है, हर 5 में से BP से पीड़ित है, हर 5 में से 1 को थायराइड है, 70% लोगों का कोलेस्ट्रॉल अनबैलेंस है, 80% लोग पेट की समस्या गैस्ट्रिक से परेशान हैं। कोरोना के बाद लोग ये समझ चुके हैं कि हेल्थ इज वेल्थ। पहले हम ही लोग डायरेक्ट सेल पर बात करते थे कि यहां कंपनी टू कस्टमर डायरेक्ट प्रोडक्ट आता है, और इस प्रोडक्ट का आधार ही है क्वालिटी। पूरे दुनिया में डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए जानी जाती है। चूंकि यहां जो कोई एक डायरेक्ट सेलर दूसरे आदमी को प्रोडक्ट प्रेजेंट करता है, तो इसके पास कोई फेस वैल्यू नहीं है। इसके पास क्या है वैल्यू जिसके आधार पर यह प्रोडक्ट लोगों को लेने के लिए मजबूर करेगा, या तर्क करेगा, या बात करेगा, तो उसका आधार क्वालिटी होता है। क्वालिटी के आधार पर ही कन्विंसिंग होता है कि एक साधारण आदमी भी क्वालिटी
पर बात करके लोगों को खरीदने के लिए उत्साहित कर सके। तो कोरोना के बाद ये इजी हो गया, बीमार हैं लोग और कोरोना के बाद लोग सजग हो गए बीमारी के लिए, तो हेल्थ इज वेल्थ। तो अब काम करना आसान है, इसलिए 2022 को पुराने चश्मे से ना देखा जाए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को 2022 में। मिलावटी सामान स्वास्थ्य को खराब करता है। जो हमारा व्यवसाय अभी का परंपरागत व्यवस्था है, इसमें सबसे बड़ा लीकेज मेरा मानना है कि क्या, कंपनी से कई हाथों से होते होते ये दुकान तक पहुंचता है, दुकान से ग्राहक लेता है, कहीं पक्का लेखा जोखा नहीं है। बीच में 100 पीस कोई खरीदा तो वो 200 भी बेच सकता है, 100 बीच में नकली मिला के, इसलिए कि कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई गिनती नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। जबकि डायरेक्ट सेल इसके उलट है, यहां जो भी होता है वो पारदर्शी होता है, स्टॉक होता है, बिलिंग होता है, तो यहां नकली सामान आने का चांस नहीं है। तो समाधान हमारे यहां डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री है। जो 55 करोड़ लोग जो चिंतन की वजह से, भोजन की वजह से और रहन सहन की वजह से बीमार हैं, समाधान एक आधुनिक खरीद व्यवस्था डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के पास है। यहां क्या है, कंपनी सामान बनाती है, सीधे ग्राहक तक पहुंचाती है, बीच में एक डिलीवरी सेंटर होता है। डिलीवरी सेंटर या तो किसी कंपनी का होता है या किसी डायरेक्ट सेलर का होता है। ये मैन्युफैक्चरर सीधे डिलीवरी सेंटर से कस्टमर को उत्पाद बेचती है, जिसमें एक कस्टमर को डायरेक्ट सेलर का दर्जा दिया जाता है। डिलीवरी सेंटर या तो कंपनी या किसी डायरेक्ट सेलर का होता है। उत्पाद अच्छा लगने पर एक व्यक्ति दूसरे को बताता है और इसी से लाभ बताने वाले को बचत और इनकम दोनों होता है। क्या है हालात हमारे यहां, यदि बात करें तो उस बाजार व्यवस्था का हालात क्या पैदा हो गया है नकली सामान और मिलावटी सामान से। 100 वर्ष की आयु जीने वाला इंसान आज 70 साल जी रहा है, वो भी बीमारी से जूझते हुए। जब एक व्यक्ति दिनचर्या और खान पान में उपयोग आने वाले प्रोडक्ट के प्रति गंभीर नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट सेलिंग का संभावना क्या है, नहीं होता, तो कई तरह के लाइफ स्टाइल से संबंधित रोग, शुगर, बीपी, हार्ट डिजीज खानदान में पीढ़ियों के लिए गिफ्ट छोड़ के चला जाता है, जिसे जनरेशन ताउम्र भोगते हैं। ऐसा हम लोग नहीं कहते हैं, ऐसा डॉक्टर बोलते हैं। जब आप किसी को लेके जाइए डॉक्टर के पास जिसको हार्ट डिजीज हो गया, शुगर हो गया, बीपी हो गया, देखते ही डॉक्टर बोलते हैं कि पिताजी को था, दादाजी को था, नाना जी को था, मतलब था तो संभावना है। अब हमको हो गया तो हमारे पीढ़ियों को होने का संभावना, बिल्कुल हमने एक गिफ्ट छोड़ दिया अपने बच्चों को। हमको शुगर हुआ तो हमारे बच्चे को होने का संभावना हो जाएगा, हमको बीपी हो गया हमारे बच्चे को होने का संभावना हो जाएगा, ऐसा डॉक्टर बोलते हैं। और बोलते हैं इसलिए कि उनके पास अनुभव है, नॉलेज है। तो ये है हमारी लापरवाही का कारण, और हम इसका हमारे पास सटीक इलाज है, हमारे पास सॉल्यूशन है। और हम एक डायरेक्ट सेलर हैं और डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो हम लोगों के स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और डायरेक्ट सेलर क्या बोलते हैं, आप और आपका परिवार सदा स्वस्थ रहे, ऐसी कामना है, ऐसा ही कामना करते हैं। इसलिए कि स्वस्थ भारत के निर्माण के मिशन पर निकले हुए हैं और वो जानते हैं कि चिंतन, भोजन और रहन सहन 3 कारण है जिसकी वजह से इंसान बीमार पड़ता है। यहां डायरेक्ट सेलिंग में आते आते चिंतन लोगों का बदल जाता है, डायरेक्ट सेलिंग में आते आते शुद्ध प्रोडक्ट खा के भोजन बदल जाता है, और डायरेक्ट सेलिंग में आके जो सिखाया जाता है उस एजुकेशन के आधार पर इंसान का रहन सहन बदल जाता है। स्वस्थ तो होते ही हैं इंसान, इसके अलावा 10-20 साल का एक्स्ट्रा जीवन जीने का एक गिफ्ट मिल जाता है जो अनमोल है, इसको किसी मूल्य से नहीं खरीदा जा सकता है। इसके लिए आज से आप गंभीर होंगे, ये चेतावनी देते हैं सामने वाले को डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के लोग, जिम्मेदारी लेंगे और यही कह के नमस्कार करते हैं, जय हिंद करते हैं। तो ये डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का ताकत है। देश की 3 गंभीर समस्या है, बेरोजगारी, बीमारी और भाईचारा। बेरोजगारी पर मैंने बात कर लिया, बीमारी पर भी मैंने बात कर लिया। भाईचारा एक ऐसा समस्या है जो आप देखेंगे अभी के समय में हमारे यहाँ सत्ता के लिए, हमारे यहाँ पैसा के लिए, हमारे यहाँ सम्मान के लिए इस भाईचारा को तोड़ा जा रहा है। ज्यादा मैं इस पर नहीं बोलूंगा, आप समझदार हैं। इस भाईचारा को तोड़ा जा रहा है और इस भाईचारा को जो लोग कायम करने के जिम्मेदार और जवाबदेह हैं, वही जब इसको तोड़ने लगे तो देश का क्या हालत होगा। मैं यदि आपको रियलाइज कराऊं और आप शायद हमसे सहमत होंगे कि आज वोट के लिए, आज पैसा के लिए, सम्मान के लिए जिस तरीके से जाति, धर्म और संप्रदाय का जहर लोगों में फैलाया जा रहा है, आप यदि किसी दिन गौर से आत्मचिंतन करें, 10 मिनट बैठें अकेले में और आत्मचिंतन करें, तो पूरा हिंदुस्तान आपको एक बारूद के ढेर पर बैठा हुआ नजर आएगा। किसी दिन यदि गलती से एक चिंगारी लग गया, पूरा हिंदुस्तान जल के खाक हो जाएगा। क्या हम चाहते हैं ऐसा भारत अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाएं जो इस तरह से असुरक्षित हो? मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस पद और जिस पैसे के लिए ये किया जा रहा है,
उसी पद और उसी पैसे के लिए, उसी सम्मान के लिए, उसी सिक्योरिटी के लिए डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री आपको एक संभावना देती है, एक अवसर देती है, जिसके माध्यम से बेरोजगारी मैंने बताया दूर किया जा सकता है, बीमारी मैंने बताया दूर किया जा सकता है और भाईचारा को भी कायम किया जा सकता है। आप 10-10 साल, 20-20 साल से हम लोग एक साथ काम करते हैं, कभी पूछा नहीं कि तुम किस जाति के हो, तुम किस धर्म के हो। कोई जाति कोई धर्म का भेदभाव नहीं है, मिल के कंधा से कंधा मिला के हम लोग आगे बढ़ने का बात करते हैं। तो आप कैसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं? यदि आप भाईचारा वाला हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं तो जिस वजह से आज भाईचारा तोड़ा जा रहा है, उसी पैसे की वजह से यहां भाईचारा बनाया जा सकता है। सो आपका वेलकम है। और इस परिस्थिति, तीनों परिस्थिति से निजात दिलाने के लिए कुछ सैनिकों की आवश्यकता है। कानून बन चुका है, कुछ ऐसे सैनिक चाहिए। मैं सैनिक का शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि सैनिक ही एक ऐसा अभी के समय में एक विभाग है जिस विभाग पर 100% भरोसा किया जा सकता है, विशुद्ध है, खरा सोना है। और चूंकि मैं इसको जीता हूं, मैं एक सैनिक अधिकारी का पिता होने के नाते मैं इसको एहसास करता हूं कि एक सैनिक है जो -20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री टेम्परेचर में देश के सीमा पर दुश्मन के गोली के सामने, जहां ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जहां खाना अच्छे से नहीं पचता है, जहां हड्डी गला देने वाली सर्दी पड़ती है -20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री में, वहां खड़ा होकर देश की रक्षा करता है और गर्व करता है। और सामने से गोली आए तो सीना सामने करता है और गर्व महसूस करता है कि हम, यदि हमको मौका मिले इस देश के लिए शहीद होने का, तो मैं मानता हूं कि शायद इससे विशुद्ध अभी के समय में कोई डिपार्टमेंट नहीं होगा। सो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कुछ इसी तरीके के सैनिक की आवश्यकता है। और मैं आपको शायद पूरे विनम्रता के साथ कहता हूं कि उस बॉर्डर पर रक्षा करने वाले उस सैनिक का दर्जा आज डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के सही कंपनी में सही नियत से काम करने वाले जो लोग हैं ना, आज उसी सैनिक के समान हैं। वो भी आज हिंदुस्तान में कम निगेटिविटी को नहीं झेल रहे हैं। जब दवा ही जहर लगने लगे, मैंने बताया बीमारी, बेरोजगारी, भाईचारा, ये इसमें जो जहर फैलाया जा रहा है और इसका दवा डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री है। और जब दवा को ही जहर समझा जाए तो ऐसे परिस्थिति में उस देश को बचा पाना बड़ा मुश्किल होगा। सो जैसे वो सैनिक बॉर्डर पर रक्षा करता है देश का, उसी तरीके से आज एक डायरेक्ट सेलर रक्षा करता है देश का। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी और ईमानदारी से और विनम्रता से कहना चाहता हूं कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। जितना निगेटिविटी उसको झेलना पड़ता है, उतना ही निगेटिविटी इसको झेलना पड़ता है। सो कुछ ऐसे सैनिकों की आवश्यकता है जो इस देश के युवाओं का, 54% लोगों के विश्वास और भरोसा को बदले और इस इंडस्ट्री के ताकत को दिखाए। एक बार कृष्ण जैसा डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के विराट रूप को दिखाए, ताकि 54% लोग जो बेरोजगार हैं, 55 करोड़ लोग जो बीमार हैं, वो इस छतरी के नीचे आके सुरक्षित महसूस करें, उनको रोजगार मिले, देश आगे बढ़े। ये मेरा कहना है। माना कि हमें अंग्रेजों से लड़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन ये बीमारी, बेरोजगारी और भाईचारा वाला समस्या जो अभी देश में है ना, अगर इन समस्याओं से लड़के हालात को ठीक करने में अपना सहयोग दें तो हम वही फीलिंग आज ले सकते हैं। यदि आप डीपली देश के इस परिस्थिति के अंदर घुसेंगे और फील करेंगे तो आपको लगेगा कि देश किस परिस्थिति में गुजर रहा है। और एक सैनिक के भांति जब हम खड़ा होंगे, निगेटिविटी को झेलेंगे, हर परिस्थिति का सामना करेंगे, सच्चाई और ईमानदारी से हर तरीके का कुर्बानी और बलिदान देने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो आगे आने वाले समय में जिस तरीके से अभी इस बार के राष्ट्रपति पुरस्कार में बिना चप्पल वाले लोग भी जो समाज का सेवा किए, देश का सेवा किए, ऐसे लोगों को राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया, उसी तरीके से आगे आने वाले 10-20 साल में जब सरकार एक दिन इसके वैल्यू को समझेगी और बीमारी और बेरोजगारी और भाईचारा को जो मिटाने में आज इस निगेटिविटी को झेल रहे हैं, आगे आने वाले 10-20 साल में राष्ट्रपति भवन में उनको बुलाया जाएगा और राष्ट्रपति पुरस्कार उनको दिया जाएगा। ये बात डायरी में नोट कर लीजिएगा। छोटा मोटा काम हम लोग नहीं करने जा रहे हैं। सरकार का कानून बन गया, इसलिए मैं इतना ताकत से बोल रहा हूं। किसी भी राष्ट्र की बर्बादी की शुरुआत उसी समय हो जाती है जब हम गंभीर मुद्दों पर भी चुप्पी साध लेते हैं। यह हमारा गंभीर मुद्दा है देश का। इसलिए मैं हर लोगों से सपोर्ट मांगता हूं कि यदि आप डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में हैं, काम कर रहे हैं, तो आप देश के एक सैनिक हैं। सैनिक जितना निगेटिविटी झेलता है ना, उससे कम निगेटिविटी आप नहीं झेलते हैं। और बॉर्डर पर खड़ा सैनिक जिस सम्मान का हकदार है ना, एक डायरेक्ट सेलर वाकई जेन्युइन तरीके से सही कंपनी के साथ, सही प्रोडक्ट और सही प्लान के साथ यदि काम करता है, तो मैं दर्जा देता हूं एक सैन्य अधिकारी के पिता होने के नाते। मैंने जो जिया है, मैंने जो अनुभव किया है, बोथ आर इक्वल, कोई अंतर नहीं है।
देश का सीमा का वो सुरक्षा करता है, देश के अंदर के समस्या का सुरक्षा हमको करना चाहिए। और डायरेक्ट सेलर जो करता है वो बिल्कुल उस सेना के बराबर का काम करता है। सो मैं जो हैं उनका धन्यवाद करता हूं, जो नहीं है उनको आमंत्रित करता हूं, आइए 1 घंटा 2 घंटा आप ये इस प्लेटफॉर्म पर हिंदुस्तान को अच्छा बनाने का प्रयास कीजिए। परिवर्तन संसार का नियम है, समय के साथ जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। ये उदाहरण है कुछ, नोकिया नहीं बदला, सैमसंग बदला, HMT नहीं बदली, चली गई, फास्ट ट्रैक आज घर घर है, कोडैक की जगह पर कैनोन है, याहू की जगह पर जीमेल है। समय बहुत तेजी से बदलता है। आने वाले भविष्य का सबसे बड़ा व्यवसाय डायरेक्ट सेलिंग है, इसको समझा जाए। और मैं अंत में ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप सीखिए उनसे जिनको रास्ता मालूम हो। पहले किसी से आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में किन से पूछते हैं? आप एक बार मैं जो बताया ना उसको एक बार आप डाटा गूगल पर सर्च करके देखिए ना। एक अच्छे टीचर का काम अच्छा शिक्षा देना नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, मैं बहुत गहरी बात आपके साथ साझा कर रहा हूं। एक अच्छा टीचर का काम है कि विद्यार्थी के अंदर पढ़ाई के प्रति इच्छा पैदा कर दे और इच्छा का रक्षा करते जाए। पढ़ता विद्यार्थी है और खुद पढ़ता है। टीचर सुयोग्य योग्य टीचर का काम है उसके अंदर इच्छा पैदा कर दी जाए ताकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से पढ़ाई करे। और मेरा भी जवाबदेही और जिम्मेदारी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में कुछ जानकारी रखने के नाते मेरा काम आपके अंदर के इच्छा को जगाना मात्र था आज के वीडियो के माध्यम से कि गूगल पढ़ा है, दुनिया पढ़ा है, आप एक बार चाहिए, आप एक बार इसके अंदर घुसिए, हमसे अच्छा डाटा आप निकाल सकते हैं, हमसे अच्छा आप देश के विकास में सहयोग कर सकते हैं। सो किसी समझदार आदमी से, जो अनुभवी आदमी है, उससे आप सीखिए, उससे सलाह लीजिए। जो खुद रास्ता भटका हुआ है, जो खुद डायरेक्ट सेलिंग को नहीं जानता है या डायरेक्ट सेलिंग में असफल हो गया है, ऐसे लोगों से आप यदि सलाह लेंगे तो वो भटकाव ही आपको देगा, क्योंकि उसके पास वही भटकाव है। तो आप सही तरीके से, और इसी सेंस से मैंने डायरेक्ट सेलिंग क्रैश कोर्स यूट्यूब चैनल का निर्माण किया है और बहुत जल्दी मैं डायरेक्ट सेलिंग पर एक कोर्स लेके आ रहा हूं मिनिमम प्राइस पर, हिंदुस्तान में इसके संभावनाओं को देखते हुए। और मेरा मानना है कि डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री इतना बड़ा है और देश का इतना बड़ा समस्या है, इसको यही दूर कर सकता है। और समय रहते इसको समझने का प्रयास किया जाए। लोगों से मेरा यही अपील है कि समय रहते इसके गहराई को, इसके मजबूती को समझा जाए और समय रहते इसको सीखा जाए। क्योंकि आगे आने वाले समय में 1-2 साल के बाद जो अब कानून आ गया है, इसके बाद अब लोग जब डायरेक्ट सेलिंग के तरफ चलेंगे, आएंगे, तो वो पता लगाएंगे कि कौन सा लीडर बेहतर है, कौन सा टीम बेहतर है, कहां हम जाके जुड़ेंगे तो हमारा भविष्य सुरक्षित होगा, किसके साथ जुड़ना चाहिए, किसके साथ नहीं जुड़ना चाहिए, विचार करेंगे तब आएंगे। अभी ये मौका है, अभी ये अवसर है, अभी लोग इतना परिपक्व नहीं है। जब लोग समझने लगेंगे तो समझाने का जगह ही नहीं बचेगा, तो फिर कहां से आपका लेवल बढ़ेगा। सो भीड़ जब इकट्ठा होती है कहीं, तो वहां एक पैमाना तय हो जाता है डिग्री का, पूंजी का, अनुभव का। अभी यहां भीड़ इकट्ठा नहीं है, जगह खाली है। यहां एक ही चीज की आवश्यकता है, भीड़ से अलग होने का, साहस करने का, सही चीज को जानने का, परखने का, जांचने का, समझने का और एक ठोस निर्णय लेने का कि यस, देश के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं और मैं इसमें आपका साथ देना चाहता हूं। डायरेक्ट सेलिंग क्रैश कोर्स के माध्यम से यही मेरा उद्देश्य है। और मैं अपनी बातचीत बंद करूं इससे पहले मैं ये जानकारी देना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस सेक्टर को, इसको हिंदुस्तान के घर घर तक पहुंचाने का एक मेरा सपना, इस इंडस्ट्री में 100 टॉप अचीवर बनाने का, 100 ट्रेनर बनाने का, जो बेहतर तरीके से एक एक लोगों को बताए इस इंडस्ट्री के ताकत को, इस इंडस्ट्री के विजन को, हिंदुस्तान के बेरोजगारी को मिटाने का ताकत, हिंदुस्तान के बीमारी को मिटाने का ताकत, हिंदुस्तान के भाईचारा को पुनः स्थापित करने का ताकत इस इंडस्ट्री के पास है। सो मैं आपका वेलकम करता हूं और डायरेक्ट सेलिंग क्रैश कोर्स का इसी उद्देश्य से निर्माण किया गया है और इस उद्देश्य पर यह अनवरत काम करती रहेगी। अभी मैं ये छोटा सा जानकारी लेके आया हूं। इसके बाद जो स्किल इस इंडस्ट्री के लिए, दुनिया के स्किल से कुछ और अलग स्किल चाहिए, मैं धीरे धीरे कौन कौन सा सवाल पूछा जाता है, कौन कौन सा स्किल का कमी है जिस वजह से लोग इस इंडस्ट्री में बहुत जल्दी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, प्रोफेशनल तरीका क्या है, स्टेप बाय स्टेप क्या करना चाहिए, कौन सा ऐसा चीज़ है जो नहीं करना चाहिए, ये छोटी छोटी जानकारी डायरेक्ट सेलिंग के लिए मैं डायरेक्ट सेलिंग क्रैश कोर्स यूट्यूब चैनल पर डालता रहूँगा। सो मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि यदि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे, आप अपने टीम में साझा कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए और डायरेक्ट सेलिंग क्रैश कोर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगे कमेंट जरूर कीजिए ताकि हौसला बढ़े और मैं और कुछ कर सकूँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप
इस इंडस्ट्री में हैं तो टॉप पर जाएं, डायमंड बने, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ आज के लिए जय हिंद, नमस्कार।